चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। 31 मार्च 2026 यानी कि 2025-26 का वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन 31 मार्च। 1 अप्रैल 2026 से कई तरह के नए नियम बदल जाएंगे और 1 अप्रैल से ही चिकित्सालय का समय भी बदल जाएगा। 1 अप्रैल से चिकित्सालय का समय रहेगा प्रातः 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक, जबकि रविवार और अन्य राजकीय अवकाश के दिनों में पहले की तरह ही चिकित्सालय का समय रहेगा प्रातः 9 से लेकर 11 बजे तक का। वित्तीय वर्ष जब समाप्ति की ओर होता है तो विभिन्न विभागों को कई तरह के टारगेट दिए जाते हैं, लक्ष्य दिए जाते हैं, जिसकी पूर्ति करने के लिए मार्च के अंतिम दिनों में काफी अधिक होड़ सी मची रहती है, मारामारी मची रहती है। कुछ विभागों ने चित्तौड़गढ़ की यदि बात करें टारगेट पूरे किए तो कुछ पूरे करने में सफल भी नहीं हो पाए। अंतिम दिन जो दिन होता है वित्तीय वर्ष का यानी कि 31 मार्च तक कई ऐसे विभाग होते हैं जिन्हें सरकार से जो राशि मिलती है यदि उसका उपयोग 31 मार्च तक नहीं किया जाता है तो वह राशि भी लैप्स हो जाती है और इस राशि को पूरा करने के लिए भी कुछ विभागों में होड़ सी मची रही। अंतिम दिनों में खरीद को लेकर भी होड़ मची रही ताकि जो पैसा है वह लैप्स न हो जाए, लेकिन इसके बावजूद भी लैप्स हो जाता है। अब देखना यह कि 1 वर्ष से जो नए नियम बदल रहे हैं, चाहे रेलवे की बात करें, चाहे इनकम टैक्स की बात करें या अन्य क्षेत्र की बात करें, जो नए नियम है वह लोगों को, उपभोक्ताओं को कितने अधिक रास आते हैं। लेकिन नए वित्तीय वर्ष में भी जो युद्ध का असर है वह कम होने वाला नहीं है। यदि आर्थिक दृष्टि से बात की जाए, महंगाई की दृष्टि से बात की जाए तो वह लगातार और अधिक बढ़ सकता है, क्योंकि अभी भी युद्ध विराम को लेकर किसी तरह के कोई संकेत देखने को नहीं मिल रहे हैं। धीरे धीरे उपभोक्ताओं की जेबों पर बोझ बढ़ता जा रहा है और अब मोबाइल बेचने वाले दुकानदारों ने बताया कि विभिन्न कंपनियों ने मोबाइल के दाम में भी काफी अधिक बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि कहने को तो भारत बहुत बड़ा देश है, लेकिन अधिकांश जो सामान है उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुसार उसका जो कच्चा सामान है वह कई देशों से आता है और युद्ध के कारण भारत पर इसका जो असर है वह आर्थिक दृष्टि से बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि उपभोक्ताओं को और अधिक आर्थिक संकट का सामना करना पड़े, अपनी जेबें जो है हल्की और ज्यादा करना पड़े। ये बात अलग है कि इतना होने के बावजूद या तो जीएसटी की जो कमी होनी चाहिए वह सरकार नहीं कर पा रही है, कर्मचारियों का वेतन भी नहीं बढ़ाने की संभावना दिख रही है, यानी कि बोझ तो आम लोगों को भुगतना ही पड़ेगा। केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग चित्तौड़गढ़ में इन दिनों खंड प्रथम के अधीन जो अफीम काश्तकार है उनकी अफीम का तौल का कार्य चल रहा है। गत 3 दिनों से यह कार्य चल रहा है और खंड प्रथम के 1000 से अधिक काश्तकारों की अफीम का तौल अब तक हो चुका है। 1.5 करोड़ से अधिक उन्हें भुगतान भी किया जा चुका है। नारकोटिक्स विभाग खंड प्रथम चित्तौड़गढ़ द्वारा अब तक इस खंड के अधीन 1000 से अधिक अफीम काश्तकारों को 3 दिन में लगभग 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। 3 दिन से अफीम तौल का काम चल रहा है और अब तक खंड प्रथम के अधीन काश्तकारों की यदि बात करें तो 1144 अफीम काश्तकार अपनी अपनी अफीम तुलवा चुके हैं और 1 क्विंटल से अधिक अफीम अब तक तोली जा चुकी है। लगभग 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान ऑनलाइन उनके खाते में किया जा चुका है। सभी अफीम काश्तकारों को उनके द्वारा जो अफीम लाई जाती है उसकी गाढ़ता के आधार पर 90% भुगतान हाथों हाथ ऑनलाइन खातों में कर दिया जाता है, जबकि 10% भुगतान काश्तकारों की अफीम की जब अंतिम जांच होती है तो इस वर्ष जो अफीम के नए लाइसेंस जारी होंगे उस दौरान किया जाएगा। हालांकि कई काश्तकार यह भी कहते हैं कि जो 10% का भुगतान होता है वह अधिकांश काश्तकारों को नहीं किया जाता है और इस तौल के दौरान
अफीम काश्तकार अपने घरों से जिन बर्तनों आदि में अफीम एकत्रित करके लाते हैं उसे विभाग द्वारा दिए जाने वाले अलग अलग कंटेनर में खाली किया जाता है। लेकिन बर्तनों की भी तौल केंद्र पर बनाए गए धोई में एक विशाल कढ़ाई में पूरे बर्तनों को इस तरह खाली किया जाता है जिससे 1 ग्राम अफीम भी इन बर्तनों आदि में नहीं रह सके। नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों के अनुसार अब तक इन 3 दिनों में अफीम से भरे 700 कंटेनर ट्रकों के माध्यम से नीमच स्थित फैक्ट्री भिजवाए जा चुके हैं, जहां अफीम की अंतिम रूप से जांच की जाती है। चित्तौड़गढ़ जिले के अधिकांश लोगों को याद होगा कि किस तरह गत वर्ष चित्तौड़गढ़ के समीप सेमलपुरा चौराहे के पास स्थित एक होटल में निम्बाड़ा क्षेत्र के अजय राज सिंह पर बजरी के विवाद को लेकर कुछ लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसे गोलियों से भून दिया था और उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस इस मामले में अब तक 29 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें अब तक कई आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में हैं और इनमें से कुछ जो मुख्य आरोपी हैं जिन्हें या जिला कारागार में बंद किया हुआ है, उनकी बैरक से एक मोबाइल तलाशी के दौरान मिला, जिसको लेकर पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया। लेकिन यह जो मामला है यह जेल की सुरक्षा पर भी कई तरह के सवाल निशान लगाता है कि आखिरकार इतनी सुरक्षा होने के बावजूद जेल के अंदर मोबाइल चला कैसे गया। चित्तौड़गढ़ के समीप गत वर्ष हुए अजय राज सिंह हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए ईश्वर सिंह और उसके सहयोगी की चित्तौड़गढ़ जिला कारागार स्थित एक बैरक से तलाशी में एक मोबाइल और चार्जर बरामद होने की जानकारी है, जिसको लेकर जेल प्रशासन की ओर से पुलिस कोतवाली में मामला दर्ज करवा दिया गया। वहीं इस घटना ने जेल प्रशासन के जो सुरक्षा के जो दावे हैं उसकी भी पोल खोलकर रख दी। बताया जाता है कि जब तलाशी ली गई तो एक मंदिर के पीछे छिपाकर यह मोबाइल रखा हुआ था और जहां से बरामद किया गया, जिस बैरक से बरामद किया गया, उसी में अजय राज सिंह हत्याकांड में विचाराधीन बंदी गंगरार थाना क्षेत्र के डेट निवासी ईश्वर सिंह एवं राजपीठ थाना क्षेत्र के सियाना निवासी हर्षवर्धन सिंह को भी बंद किया हुआ है। और उसके बाद अब ये सवाल खड़े हो गए कि आखिरकार इन बंदियों के पास यह मोबाइल किस तरह पहुंच गया, जो लगभग 4 माह से जिला कारागार में बंद है। और अब तक इस मोबाइल से वह किन किन लोगों से बात करते थे या किस तरह की कोई साजिश रची जाती थी मोबाइल से बातचीत करने के दौरान, यह अब पुलिस के लिए जांच का विषय है। पुलिस कोतवाली में इस संबंध में मामला दर्ज करवा दिया गया है। अजय राज सिंह हत्याकांड में जो मुख्य आरोपी रहे हैं उसमें एक मुख्य आरोपी है भेरू झुपड़ा, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र का है और उसके नाम से ही उस लोग काफी अधिक दहशत में रहते हैं और बताते हैं कि वह कई लोगों से हफ्ता वसूल करता था, जिसके खिलाफ कई मामले दर्ज है, जिसे गत दिनों भिलोड़ा जिले की पुलिस ने अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया था। और उसी भेरू झोपड़ा को अजय राज सिंह हत्याकांड के मामले में अब पुलिस कोतवाली ने प्रोटेक्शन वारंट से गिरफ्तार कर लिया है। चित्तौड़गढ़ न्यायालय में पेश किया, रिमांड पर ले जाकर उसे अब अग्रिम पूछताछ की जा रही है। पुलिस थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ अंतर्गत चित्तौड़गढ़ के समीप श्यामलपुरा के पास स्थित एक होटल में गत वर्ष बजरी विवाद को लेकर निम्बाड़ा क्षेत्र में निवास करने वाले अजय राज सिंह को एक सुनियोजित योजना के तहत गोलियों से भून दिया था। पहले कुछ लोगों ने उसकी रेकी की, जो एक होटल पर अपने दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए आया था। और जब यह पुख्ता जानकारी मिली कि अजय राज सिंह यहाँ बैठा हुआ है तो कई वाहनों में सवार होकर आए लोगों ने उसे भून दिया और उसमें शामिल था चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र का निवास करने वाला यह कुख्यात अभियुक्त भेरू झुपड़ा, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके खिलाफ कई मामले दर्ज होने के साथ ही
उसके नाम से ही कई लोग दहशत के कारण अब भी डरते हैं। गत दिनों भिलवाड़ा पुलिस ने उसे अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया था एक प्रकरण को लेकर, और अब चित्तौड़गढ़ पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट के दौरान भैरू झुपड़ा को भी अजय राशि हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार कर लिया है, जो मुख्य आरोपियों में से एक बताया जाता है। न्यायालय में पेश कर उसे 6 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया जाकर पूछताछ की जा रही है, और घटना के दिन जो पिस्टल काम में ली गई थी उसके बारे में पता लगाया जा रहा है। हत्याकांड से लेकर अब तक वह कहां फरार रहा, किन लोगों ने उसे संरक्षण दिया, उसके बारे में भी अब उससे पूछताछ शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार इस प्रकरण में 29 जनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आप जरा सोचिए, कल्पना करिए कि 26 वर्षों से यदि कोई व्यक्ति असहाय लावारिस व्यक्तियों का अंतिम संस्कार करने के साथ ही उसकी अस्थियों का विसर्जन करता हो, तो आखिरकार यह किस तरह संभव है। लेकिन चित्तौड़गढ़ में एक व्यक्ति द्वारा गत 26 वर्षों से अब तक न जाने कितने ही लावारिस लोगों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। कई बार जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन लगातार यह सिलसिला बना हुआ है। कोरोना काल में जब अपने लोगों की मौत होने पर अंतिम संस्कार करने से डर रहे थे, उस समय भी इस व्यक्ति द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया गया, और अब तक ऐसे कितने ही लोगों की अस्थियां हरिद्वार में जाकर विसर्जित की जा चुकी है। प्रतिवर्ष ऐसे लोगों की अस्थियां मोक्ष धाम में रखी जाती है और उसके बाद विसर्जन किया जाता है। इस वर्ष यानी कि वित्तीय वर्ष की यदि बात करें तो जिन लोगों की जो असहाय लोग थे, लावारिस लोग थे, उनकी मौतें हुई और उनका अंतिम संस्कार जिसके द्वारा किया गया, उनकी अस्थियों का विसर्जन का जो वाहन है वह मंगलवार को चित्तौड़गढ़ से लेकर उक्त व्यक्ति रवाना हुआ। बताते हैं आखिरकार कौन है ये व्यक्ति, इस बारे में। चित्तौड़गढ़ जिले में जन सहयोग से भारत विकास परिषद शिवसेना द्वारा लावारिस एवं असहाय लोगों की मृत्यु होने पर किए गए अंतिम संस्कार से एकत्रित स्वातित्र की गई अस्थियों को हरिद्वार में विसर्जित करने के लिए मोक्ष गति वाहन मंगलवार को जिला मुख्यालय से हरिद्वार के लिए रवाना किया गया। मोक्ष गति वाहन की रवानगी से पूर्व जिला मुख्यालय स्थित सिटी मोक्ष धाम में काल भैरव एवं अस्थियों की पूजा अर्चना कर मंगलवार अपराह्न सभी अस्थियों को लेकर यह मोक्ष गति वाहन रवाना हुआ, जो विभिन्न मार्गों से गुजरता हुआ नेहरू बाजार में स्थित एक मंदिर पहुंचा, जहां संत एवं गणमान्य लोगों की मौजूदगी में इस वाहन को बाद में हरिद्वार के लिए रवाना किया गया। शिवसेना जिला प्रभारी गोपाल वेद गत 20 वर्षों से लगातार इस तरह लावारिस एवं असहाय लोगों का अंतिम संस्कार करने के साथ ही उनकी अस्थियों को हरिद्वार में हर की पेड़ी पर ले जाकर मंत्रोच्चार के बीच दिवंगत लोगों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, और अब क्षमा करें अस्थियों का विसर्जन कर रहे हैं। और अब तक 7,700 से अधिक लोगों का अंतिम संस्कार किया जाकर हरिद्वार में इन अस्थियों का विसर्जन किया जा चुका है। और इस वर्ष जिन लोगों का अंतिम संस्कार गोपाल वेद द्वारा किया गया, उन सभी की अस्थियों को इस वाहन में हरिद्वार के लिए ले जाया गया, और इस दौरान कई लोगों द्वारा भी इस पुण्य काम के लिए उसे साधुवाद भी दिया गया, जिसे बताया कि कोरोना काल में जब अपने लोगों से दूर हो रहे थे तब भी उसके द्वारा यह काम आज किया ये गया। अस्थियां ले जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ से। सबसे पहले जानकारी ये कि अस्थियां कुल कितनी हैं और कितने साल की है। 2006 से कर रहा हूँ, जब से चालू हुआ हूँ तब से मैंने देखा है कि नगर परिषद द्वारा लावारिस का अंतिम संस्कार नगर पालिका द्वारा किया जाता था, जिसको 2200 रुपये देते थे, और आज नगर पालिका ने इस चीज़ को बंद कर दी है। और उसके बाद मैंने अंतिम संस्कार होते हुए मैंने देखे जो पुलिस द्वारा और आधी अधूरी लाशें पड़ी रहती थी। मेरे को इस चीज़ का बर्दाश्त नहीं हुआ, जिस कारण से मैंने ये बीड़ा पकड़ा है
और 2006 से लगाकर अभी तक 7,700 के अधिक ऊपर मैं ये अस्थियों को ले जा चुका हूँ। और ये जो 200 अस्थि है ये अलग से मैं आज 2026 में रवानगी कर रहा हूँ। ये सब जन सहयोग से हो रहा है और किसी व्यक्तिगत सहयोग नहीं है। 20 वर्षों का यह सफ़र निश्चित रूप से अस्थियां ले जाना एक अपने आप में एक बड़ा काम होता है, पुण्य का काम होता है। हरिद्वार जाने के बाद में क्या प्रक्रिया रहती है इसकी? हरिद्वार जाने के बाद जब हम हरिद्वार पहुंचते हैं, वहां पर विधि विधान के साथ साधु संतों को भोजन करवाकर उसके बाद अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम होता है। और जब यहाँ से आपने कहा कि 2006 में चालू किया, 20 साल हो गए, इन अस्थियों के कई लावारिस शवों का भी आपने अंतिम संस्कार किया है। याद आ रहा है कि सबसे कठिन कोई ऐसा क्षण आपके सामने आया हो जबकि एक साथ जो है आपको 4-5 लाशों का संस्कार करना पड़ा अंतिम? लॉकडाउन में मैंने करा, एक नहीं 4-4, 5-5, 7-7 लाख मैंने अंतिम संस्कार किए हैं। लॉकडाउन में भी किए और उसके बाद भी कभी कभी ऐसा भी मौका आता है जो मेरे को अकेले को दाग करना पड़ता है और करता हूँ। कई बार आर्थिक सहयोग मिल भी पाता है, कई बार नहीं भी मिल पाता है, जेब से भी पैसा कट करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में भी किस तरह काम होता है? वो आर्थिक सहयोग के लिए तो सब भैरवनाथ की कृपा है। मैं किसी के यहाँ मांगने नहीं जाता हूँ। साल में एक बार लोगों से, आम जन से भीख मांगता हूँ। उसके बाद मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेता हूँ। और जिसमें जो साल भर में जो सहयोग होता है उसी के दौरान ये अंतिम संस्कार द्वारा कार्यक्रम चालू रहता है। अंतिम सवाल कि जब संस्कार हो जाता है, अंतिम संस्कार कितने ही लोगों का, किस तरह मन में अपने आप को महसूस करते हैं? महसूस तो ये करते हैं, कोई अपना भी होता है, कोई पराया भी होता है। किसी की माँ होती, किसी की बहन होती है। अपने परिवार के भी अगर उनको छोड़ के चले जाते हैं तो इस जगह मेरे को कुछ अफसोस होता है कि भाई परिवार को इस प्रकार से नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने ऐसे कई केस देखे जो होते हुए भी हाथ ऊपर कर देते हैं कि हमारा रिश्तेदार नहीं है। और इस प्रकार से कहीं ऐसे वृद्धा आश्रम में भी डाल रखे हैं और कहीं रोड पे घूम रहे हैं जो उनकी कोई पहुँचताछ नहीं है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। यदि चित्तौड़गढ़ जिले की बात करें तो कला वर्ग का जो परीक्षा परिणाम है वह वाणिज्य के साथ साथ विज्ञान वर्ग से अपेक्षाकृत अधिक रहा। चित्तौड़गढ़ जिले के ऐसे कई छात्र जिन्होंने 98% से अधिक अंक नकल हासिल किए, बल्कि कई विषय में तो उन्होंने 100% अंक हासिल किए, यानी कि 100 में से 100। चित्तौड़ दर्शन की ओर से ऐसे सभी होनहार प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित 12वीं आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस परीक्षा परिणाम में चित्तौड़गढ़ जिले में कला वर्ग का परिणाम 98.61%, वाणिज्य का 98.32% और विज्ञान का 95.51% रहा। इस परीक्षा में चित्तौड़गढ़ जिले के ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिन्होंने कि 97-98% से भी अधिक अंक हासिल किए और अपने और पूरे जिले का नाम रोशन किया। भदेसर की भाग्यश्री ने 97.40% कला वर्ग में हासिल किए, जबकि हितांशी सिंह साकला ने 97.20% कला वर्ग में हासिल किए। ऐसे कई विद्यार्थी जिन्होंने कि विभिन्न विषय में 100% अंक हासिल किए, ऐसे सभी होनहार को बधाई। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में महावीर जयंती के उपलक्ष्य में मंगलवार को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो चित्तौड़गढ़ के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई मांगलिक धाम पहुंचकर मुख्य समारोह में परिवर्तित हो गई। लेकिन इस मुख्य समारोह में कोई भी नेता नहीं दिखाई दिया। ऐसा भी नहीं कि नेताओं के पास समय नहीं हो या वह इस कार्यक्रम में आना नहीं चाहते थे। आना तो चाहते थे, लेकिन जैन समाज ने ऐसे सभी नेताओं से दूरियां इस वर्ष बनाकर रखी, जबकि अब तक मुख्य समारोह में नेताओं को खास तौर पर आमंत्रित किया जाता रहा है। दरअसल गत दिनों जैन समाज से जुड़े सुदर्शन रामपुरिया को भाजपा ने चित्तौड़गढ़ नगर मंडल का अध्यक्ष बना दिया था, लेकिन चित्तौड़गढ़ भाजपा की गुटबाजी के कारण
इतना अधिक विवाद हुआ कि कुछ दिनों बाद ही सुदर्शन रामपुरिया को उनके इस पद से हटाना पड़ा और बाद में सांसद के समर्थक को नगर अध्यक्ष बना दिया, जिसके बाद जैन समाज में काफी अधिक नाराजगी देखने को मिली और बाद में यह प्रस्ताव लिया गया कि जब महावीर जयंती का आयोजन होगा, मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा, तो उसमें किसी भी नेता को आमंत्रित नहीं किया जाएगा और इसी कारण इस समारोह से नेता दूर रहे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक दिवस धूमधाम, श्रद्धा एवं हर्षोल्लास पूर्वक मंगलवार को चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में मनाया गया। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर शहर एवं उपनगरीय क्षेत्रों में प्रभात फेरियों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला, पुरुष एवं बच्चों ने भाग लिया। जिसके पश्चात श्री महावीर जैन मंडल के तत्वाधान में खातर महल से बैंड बाजों, ढोल नगाड़ों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई आचार्य श्री विद्यासागर मांगलिक धाम पहुंचकर मुख्य समारोह में परिवर्तित हो गई। शोभा यात्रा में शामिल अधिकांश पुरुष सफ़ेद एवं महिलाएं केसरिया पोशाक में शामिल हुई। शोभा यात्रा का बीच मार्ग में भाजपा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ही विभिन्न संस्थाओं, व्यापारियों आदि द्वारा स्वागत किया जाने के साथ ही स्वागत द्वार भी लगाए गए। जलपान, पेयजल, आइसक्रीम, कुल्फी आदि के कई स्थानों पर काउंटर लगाए गए। शोभा यात्रा में कई महिलाएं मंगल गीत गाते हुए चल रही थी। वहीं पुरुष महावीर स्वामी के जियो और जीनो दो के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए नारे लगाते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा में अग्रिम पंक्ति में सजे धजे ऊंट अश्व चल रहे थे। वहीं सुमधुर स्वर लहरियां बिखेरते हुए बैंड वादक महावीर के भजन गाते हुए चल रहे थे। कई बच्चों ने अपने हाथों में ध्वज के साथ ही भगवान महावीर के संदेश के कई बैनर ले रखे थे। शोभा यात्रा में श्रावकगण भगवान महावीर स्वामी को पालकी में बिठाकर उनके समक्ष नाचते गाते हुए चल रहे थे। चाहे पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, हर कोई भगवान महावीर के गुणगान करने में लगा हुआ था और इस दौरान काफ़ी अधिक उत्साह भी देखने को मिला। शोभा यात्रा की समाप्ति पर श्री जैन मांगलिक धाम में आयोजित समारोह में रविंद्र मुनि ने वर्तमान में महावीर स्वामी की शिक्षाओं को ग्रहण करने की महती आवश्यकता पर बल दिया। वहीं उन्होंने जैन समाज में मौजूदा स्थिति पर भी चिंता व्यक्त करते हुए जमकर कटाक्ष करते हुए कहा कि समाज जन सोते रहे, लड़ते रहे, तेरा मेरा करते रहे तो एक दिन महावीर जयंती गांव-गांव में नहीं बल्कि जिला स्तर तक सीमित होकर रह जाएगी। उन्होंने इसके लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि हर कोई आज अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए विदेश भिजवाने के बारे में सोचते हैं। बच्चों में संस्कार की कमी होती जा रही है। मुनि ने कहा कि ऐसी स्थिति में बच्चों, दोस्तों पर निगरानी करना आवश्यक हो गया है। खान पान पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं है। प्याज, लहसुन का भी जैन समाज के लोगों द्वारा सेवन किया जा रहा है। मुख्य समारोह की खास बात यह रही कि अब तक मुख्य समारोह में मंच पर नेता भी मौजूद रहते थे।
लेकिन इस वर्ष कोई भी नेता मंच पर देखने को नहीं मिला और समाज के पदाधिकारी मंचासीन थे। गत दिनों जिस तरह भाजपा नगर मंडल में समाज से जुड़े सुदर्शन रामपुरिया को नगर अध्यक्ष बनाए जाने के कुछ दिनों बाद ही उन्हें हटाकर अन्य को नगर अध्यक्ष बना दिया गया, उसको लेकर जैन समाज में काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई थी और यह प्रस्ताव भी पारित किया गया कि महावीर जयंती पर होने वाले समारोह में किसी भी नेता को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। इस शोभा यात्रा के दौरान बीच मार्ग में कई व्यापारियों ने भी शोभा यात्रा का स्वागत किया और इसी प्रस्ताव के पारित होने के कारण किसी भी भाजपा नेता को आमंत्रित नहीं किया गया। ऐसा भी नहीं कि नेता चित्तौड़गढ़ में या जिले में मौजूद नहीं थे, लेकिन किसी को भी इसी कारण नहीं बुलाया गया क्योंकि जैन समाज में इसके बात को लेकर अब भी पीड़ा है और जैन समाज से ही चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी शादी के विधायक जो कि सहकारिता मंत्री भी है गौतम तक वह मंगलवार को अपने विधानसभा क्षेत्र में होने के बावजूद उन्हें भी इसी कारण आमंत्रित नहीं किया गया। शोभा यात्रा की समाप्ति पर श्री जैन मांगलिक धाम में रविंद्र मुनि ने जो आज की मौजूदा स्थिति है जिस तरह चिंता व्यक्त की और कटाक्ष किया, वह कटाक्ष न केवल जैन समाज के लिए बल्कि अन्य समाजजनों के लिए भी उन्हें काफ़ी कुछ सोचने की आवश्यकता है कि आज उनकी संतानें कहाँ जा रही है, क्या वह संस्कार खोते जा रहे हैं, क्या खान पान पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं है। बताते हैं आखिरकार रविंद्र मुनि ने किस तरह बात कही, अपनी विचार व्यक्त किए और इस अवसर पर डॉक्टर प्रतिभा ने भी कहा कि भगवान महावीर ने कभी किसी के प्रति कठोर वचन नहीं कहे, अपने विरोधियों को भी नम्रता और मधुरता के साथ वह जवाब देते थे। यही कारण है कि इतने वर्षों बाद भी न केवल देश बल्कि विदेशों में उनके कई लाखों अनुयायी हैं, लेकिन उन्होंने जो उपदेश दिए थे वह उपदेश आज लेने की महती आवश्यकता है, जिससे समाज भटकता जा रहा है और इस पर गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है। पर महावीर को मानने वाले कम हो रहे हैं। कारण क्या है? हमारी वर्तमान की शिक्षा। इन सबको अमेरिका भेजनी अपनी औलादों को पढ़ा लिखा करके, कॉन्वेंट में अंग्रेज बना करके, इनको अंग्रेजी पढ़ा करके इतनी पढ़ा देते। एक तो अमेरिका में बेटा, एक फ्रांस में बेटा, एक लंदन में बेटा। मेरी बेटी को तो अमेरिका में दे रखा। अगर इतनी अच्छी कंट्री अमेरिका है तो आज भारत याद क्यों आ रहा है? और आज भारत याद आ रहा तो हमारी औलादों को अमेरिका क्यों भेजना है? ये महावीर स्वामी को हमारे संबंध से तोड़ने वाली ये जनरेशन बैठी हुई है। पढ़ाना लिखाना अमेरिका भेजना, आज वहां पे बम पड़ रहे तो कौन याद आ रहा है? भारत माता की। और ये अगर आप घर में रखते तो आपकी भी सेवा करते और हमारी भी सेवा करते। हम दो छोरो पढ़ लिख अमेरिका चलो जो छोरी भी सऊदी अरब चली गई। अब थेगी टंगी रह गया, बूटा ठाला पड़े रह गया और माफी कट रह गया, अटी बैठा लगा रह गया। अरे जो औलादे आपके काम नहीं आएगी, जो औलादे हमारे काम नहीं आए। एक महाराज बनने वाला होगा तो आप कहोगे नहीं भाई हमारा तो एक ही छोरो मत दो कौन है, लेकिन वो भी गैर समाज की छोरी ने ले बम्बई जान बैठ गयो। हमें
ये हमारे घरों में हो रहा है। हमारे बच्चे हमारे दुश्मनों के साथ बैठे हुए हैं। आपको पता नहीं, आपके बच्चे हमारी दौलत है, आपके बच्चे हमारे सदावत है, आपके बच्चे हमारी उम्मीद है, आपके बच्चे हमारा शासन है। हमारा बुढ़ापा उनके कंधों में निकलेगा और वो भी अन्य धर्मी में चले जाएंगे। तो बताओ हम क्या करेंगे? माला भी कैसे फेरेंगे? और भोजनशाला से आपको भी ला करके रोटियां खानी पड़ेगी, हम संतों को भी भोजनशाला से ला करके खानी पड़ेगी, क्योंकि आप ये संस्कार नहीं दे रहे हो, उनको दूसरे संस्कार दे रहे हो। आपको एक जिम्मेदारी देता हूं मैं, आप अपने बच्चों की निगरानी रखना चालू कर दो, उनके दोस्तों पर, उनके मित्रों पर चालू कर दो, क्योंकि वो ऐसी बुद्धि को बरमा देते हैं। अच्छा तू मंदिर जाता है क्या? तू महाराज के जाता है क्या? तू तो बड़ा धार्मिक हो रहा है, मैं तो नहीं जाता हूँ। अरे उनके तो भगवान भी नहीं है, उनके तो कोई मंदिर भी नहीं है, उनके कैसे जाएंगे? आपके बच्चों को अंगुली पकड़ करके महाराज के पास लाना सिखा दीजिए, मंदिर में ले जाना सिखा दीजिए, वरना वो औलादे आपके हाथ में नहीं रहेगी। आप भी बैठे रहोगे, मैं भी बैठा रहूंगा। महावीर जयंती आएगी लेकिन 4 लोगों में चली जाएगी, कोई भगवान महावीर को मानने वाला नहीं रहेगा। आपकी औलादे भगवान महावीर को नहीं मानती, आपकी औलादे जैन संतों को नहीं मानती, जैन कल्चर को नहीं मानती। आलू प्याज लहसुन ठोक ठोक के खाना, रात को खाना, दिन में तो यहाँ के महावीर के भगत बन के घूमना, और रात को वो ठेले रहते ना, ठेले रोड पे लगे रहते हैं, वहां पे प्याले पकड़ करके हमारी औलादे खड़ी रहती, भैया एक गोलगप्पा और दे दो ना, भैया थोड़ा वो लहसुन का फ्लेवर वाला पानी और दे दो ना। भिखारियों के ठेले लग रहे, जहां पर हमारे दानदाता और मामा साहब कहलाने वालों की औलादे सीधी जमुनों में जा करके उल्टा सीधा खा करके आती है, और आपका कंट्रोल नहीं है। अपनी औलादों को अपने आपने पैदा किया है, आप परवरिश कर रहे हो, आप उन पर खर्चा कर रहे हो, दूसरों के हाथ में जाने के लिए नहीं कर रहे हो। आपकी औलादे सबसे बड़ी दौलत है हमारी। अगर वो दौलत हमारे हाथ में नहीं रही तो आपके लाखों करोड़ रुपए किस काम का? अपने बच्चों को अपने हाथ में रखे, या तो मेरा बना करके रखिए या आपका बना करके रखिए, तो हमारी महावीर जयंती क्या हो जाएगी? बोले भगवान महावीर। इस समारोह की एक खास बात यह भी रही कि इस दौरान बड़ी संख्या में निःशुल्क परिंदों का वितरण भी किया गया, जो इस भीषण गर्मी में कई बेजुबान पशुओं की प्यास बुझाने के लिए काम आएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये परिंदे बांधने के साथ साथ इसमें पानी भी डाला जाएगा। कहने को तो महावीर जयंती के उपलक्ष्य में सरकार की ओर से सूखा दिवस घोषित किया जाता है, यानी कि ड्राई डे, मदिरा की दुकानें बंद। और कहने को चित्तौड़गढ़ की यदि बात की जाए तो सभी दुकानों पर ताला लगा हुआ मिला, शटर नीचे गिरे मिले। लेकिन यह बात अलग है कि ड्राई डे की दिन भर धज्जियां उड़ाई जाती रही। आबकारी विभाग छुट्टी के दिन होने के कारण चैन की नींद सोता रहा, जिसे पता है कि ड्राई डे की धज्जियां उड़ रही है। ताला लगा होने, सील लगी होने के बावजूद अधिकांश दुकानों पर मदिरा बेचने के लिए गुप्त और गोप्त स्थान बना रखा है। उसी गुप्त स्थान से दिन भर मदिरा ड्राई डे के दिन भी बेची जाती रही, लेकिन एक भी दुकानदार के खिलाफ आबकारी विभाग ने किसी तरह की कोई कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। तो फिर सवाल यह उठता है कि आखिरकार यह ड्राई डे सरकार घोषित ही क्यों करती है? जब इस तरह इसका उल्लंघन किया जाता हो तो आखिरकार इसका औचित्य क्या? तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।